हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। तो लास्ट बच्चों हमने एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा था कि किसी लंबे ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमने 3 केस माने थे, एक बेलन के बाहर, एक सरफेस पर और एक उसके अंदर। ठीक है, तो आज भी हम एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग ही पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार आता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? परिनालिका। परिनालिका, ठीक है, सोलेनॉइड बोलते हैं इसको, सोलेनॉइड। कई बार क्या सोलेनॉइड हिंदी में लिख के दे देते हैं, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। परिनालिका, सोलेनॉइड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि परिनालिका होता क्या है। व्हाट इज सोलेनॉइड? परिनालिका क्या है? तो बच्चों, जैसे आपने घर में देखी होगी अपने, जो हमारे धागे की रील होती है, धागे की, उस धागे की रील को आप ध्यान करो या उसे देख लो, वो दोनों तरफ से कैसी होती है? खोखली होती है। दोनों तरफ से कैसी होती है? खोखली। और उस पर धागा लपेटा होता है। तो ऐसा होता है कि कहीं धागा बहुत ज्यादा लपेटा हुआ है, कहीं बहुत कम है, बिल्कुल एक जैसा सममित रूप से धागा लिपटा होता है। तो कुछ ऐसी ही होती है हमारी परिनालिका। तो परिनालिका क्या होती है, इसकी अगर डेफिनेशन हम दें, परिभाषा, परिनालिका होती क्या है? देखो, दोनों सिरों से खुली हुई, दोनों सिरों से खुली हुई कुचालक नली कैसी होनी चाहिए? कुचालक। दोनों सिरों से खुली हुई कुचालक बेलनाकार नलिका, बेलनाकार नलिका, जिसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार, विद्युत रुद्ध का मतलब इंसुलेटर, इसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से लपेटे गए हो। दोनों सिरों से खुली यानी खोखली कुचालक नलिका, जिसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से लपेटे गए हो, वो आकृति क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है परिनालिका। परिनालिका कहलाती है, क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। क्लियर है? तो ये परिनालिका की डेफिनेशन हम सीख चुके हैं। परिनालिका क्या होती है? धागे की रील की तरह हम समझिए कि दोनों सिरों से खोखली होती है, कुचालक होती है, कुचालक नलिका होती है बेलनाकार, तांबे के तार एक समान रूप से कैसे लपेटे हुए हैं? लंबाई के अनुदिश लपेटे हुए हैं, उसे बोलते हैं परिनालिका। ठीक है, क्या कहते हैं? परिनालिका। तो इसको अगर देखो अपन ऐसे बनाए कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक खोखली नलिका में ले रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या बन गई? परिनालिका बन गई। दोनों सिरों से खोखली है। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जो तांबे के तार हैं इसको ऐसे लपेट रहे हैं, ठीक है, ये तांबे के तार हमने लपेटे थे और इसमें मान लो हम यह करंट फ्लो करेंगे। क्या फ्लो करेंगे? करंट। तो ये जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते हैं। हमने यहां करंट कितना दे दिया? I।
तो ये परिनालिका है। सपोज कर इसको नाम क्या दे दिया मैंने, एक्स वाई। क्या नाम दे दिया, एक्स वाई। तो ये परिनालिका है। कुचालक, खोखली, बेलनाकार, नलिका। और ये कौन से तार होते हैं, ये होता है तांबे के विद्युत रोध तार। विद्युत रोध का मतलब है कि उन्हें इंसुलेटिंग किया गया है, ठीक है, मतलब उनमें एक कोटेड किया गया है, किसी कुचालक पदार्थ का लेप कर दिया। तांबे के विद्युत रोध तार, क्योंकि ये क्या आपस में फिजिकली टच में हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास पास ही होते हैं, एक समान रूप से लिपटे होते हैं, तो ये फिजिकली टच हो सकते हैं। तो उस टचनेस को, उसका प्रभाव दूर करने के लिए इसे इंसुलेटिंग करते हैं ताकि स्पार्किंग वगैरह ना हो। तो तांबे कैसे होते हैं, ये विद्युत रोध तार। तो जैसे मान लो आप करंट फ्लो करोगे, इसमें देखो ये करंट फ्लो करा, तो इसमें इस तरह करंट आएगा, ऐसे करंट यहाँ जा रहा है, ऐसे तो ये करंट आ रहा है, ये करंट इस तरह आएगा, ऐसे करंट आएगा, इस तरह करंट आएगा ना। ये धारा की दिशा हो गई हर फेरे में, ये करंट आ रहा है, इस तरह आगे करंट आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो परिनालिका है, इसमें जो लूप का तल है वो परिनालिका की लंबाई के लंबवत होता है। लूप का तल ये रहा, परिनालिका ऐसे है, लूप का तल तो ये रहा, लूप का जो तल है वो परिनालिका के कैसा होता है, लंबवत होता है। तो इसमें हम लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देखिए ये तो डेफिनेशन हो गई। और क्या लिख सकते हैं, देखो पहली बात तो अपन ये लिख दें कि इसकी जो लंबाई होती है, इसकी मतलब किसकी, परिनालिका की, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं परिनालिका क्या है पहले। इसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में, इसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, लंबाई बहुत ज्यादा होती है और इसका जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो बहुत क्या होती है, कम, ठीक है। और इसमें देखें, देखो अभी जो हमने तांबे के तार लपेटे हैं ये बन जाता है लूप, क्या बन जाता है, घेरा, लूप, फेरे। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक लूप बोल दो, फेरा बोल दो, घेरा बोल दो, घेरों की संख्या, लूपों की संख्या, फेरों की संख्या। तो प्रत्येक लूप का जो तल होता है, तल, वो परिनालिका के अक्ष के, परिनालिका के अक्ष के कैसा होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है। प्रत्येक लूप का जो तल है, जो प्लेन है, लूप तो ऐसे होता है, परिनालिका का अक्ष ये रहा, तो प्रत्येक लूप का तल क्या होता है बच्चों, परिनालिका के अक्ष के लंबवत होता है, ठीक है। तो अब परिनालिका हम काम में क्या लेते हैं, इस तरह व्यवस्था करने पर होता क्या है कि इसके अक्ष के अनुदिश एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसकी अक्ष के अनुदिश, परिनालिका का अक्ष ये रहा, तो इसकी अक्ष के अनुदिश समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसकी अक्ष के अनुदिश समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अक्ष के अनुदिश क्या उत्पन्न होता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं जैसे ये इसका अक्ष है, तो इस तरह यहां हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है, बी वेक्टर, ठीक है। तो परिनालिका के कारण इसके अक्ष के अनुदिश एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें आप, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नगण्य होता है,
नगण्य, यह शून्य भी मान सकते हैं, होता है। ठीक है, परिनालिका के बाहर कोई पॉइंट होगा यहां पर, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0। अक्ष पर कोई पॉइंट है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान होता है। तो परिनालिका का जो बेसिकली यूज होता है, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में संधारित्र पढ़ा था कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्ति है, आवेश को स्टोर करने की युक्ति है, ऐसे ही परिनालिका से हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास 2 लूप है, ठीक है, तो आप देखोगे 2 लूप है आपके पास, तो उनके अक्ष के अलावा जो पॉइंट है वहां क्षेत्र क्या होता है? हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों लूपों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो केवल और केवल कहाँ रहता है मैग्नेटिक फील्ड? अक्ष पे रहता है। ठीक है, ओके। तो अब हम टॉपिक क्या ले रहे हैं इसी के अंदर कि हमें एक अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ओके। परिनालिका की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो टॉपिक आपका यह आएगा कि परिनालिका किसे कहते हैं, और एक अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण इसके अक्ष पर क्या निकालो? चुंबकीय क्षेत्र निकालिए एम्पियर के नियम से। तो इसी में चल रहे हैं, देखो अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसके नियम से निकालेंगे? एम्पियर लॉ, बाय एम्पियर लॉ। ठीक है, आधी बात क्लियर? अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो सपोज करो मेरे पास ये कोई अनंत लंबाई की परिनालिका है, इस तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आप दिखा सकते हो इसमें, ये इसका अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र B। तो अब देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे वाले पॉइंट पर इस तरफ आओगे तो ये वाला पॉइंट, तो ये तो बन जाता है बच्चों क्रॉस। ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट पर क्या होता है? डॉट। नीचे वाले पॉइंट पे क्रॉस है, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और ये एक डॉट यानी बाहर की ओर। ठीक है, ये हमारे फेरे होते हैं, इस तरह फेरे आप बना सकते हो, क्लियर है? तो अनंत लंबाई की परिनालिका है, तो हमें इसके अक्ष पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अपन इसमें कुछ कंसीडर कर लें। देखो, माना परिनालिका की, मैं मान के चल रहा हूं कैपिटल L लंबाई में कुल फेरों की संख्या, हम कैपिटल L लंबाई लेके चल रहे हैं। माना परिनालिका की कैपिटल L लंबाई में कुल फेरों की संख्या कितनी बच्चों? कैपिटल L। इसलिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n क्या हो जाएगा? n लंबाई में फेरे कितने हैं? n, तो इस एकांक लंबाई में n/l। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? स्मॉल n।
कैपिटल एन का मतलब है कुल फेरे, ठीक है। तो परिनालिका के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मैं एक स्मॉल एल लंबाई का एक आयताकार बंद पथ मान रहा हूं। सपोज करो दिस इज पी क्यू आर एंड एस। तो ये करंट की डायरेक्शन है, इसमें मान लो इस तरह, ओके। तो ये कितनी लंबाई का है? स्मॉल एल लंबाई का बंद पथ है, ठीक है। तो मैं एम्पियर का नियम मुझे यूज करना है, तो इसके अक्ष के अनुदिश मैं क्या निकाल सकता हूं? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए बहुत सिंपल, देखो माना स्मॉल एल लंबाई का एक आयताकार बंद पथ P Q R S P है, ठीक है। तो एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मैं एक आयताकार बंद पथ P Q R S P की क्या कर रहा हूं? कल्पना कर रहा हूं, ओके। तो बच्चों लगाए दो एम्पियर का नियम, अतः एम्पियर के नियम से ठीक है। एम्पियर का नियम क्या होता है कि बंद समाकलन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे हैं हमारा जो बंद समाकलन है वो पूरे पथ के लिए होगा, P Q R S P, इस पूरे बंद पथ के लिए होगा। तो अब इसको हम खोलेंगे, वो P Q Q R R S और S P, इस पूरे बंद समाकलन को अपन चार भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। क्या क्या? कि भाई PQ के लिए बंद B डॉट डी एल प्लस, अब देखो संख्या का निशान नहीं आएगा क्योंकि तो मैंने उसे खोल दिया है, प्लस अब PQ के बाद क्या हो जाएगा? QR के लिए B डॉट डी एल प्लस RS के लिए B डॉट डी एल प्लस RS के बाद क्या होगा लास्ट? SP के लिए B डॉट डी एल। धारा की दिशा में हमने माना हुआ है इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, ठीक है भाई। देख सकते हैं आप, पूरे बंद पथ को हमने चार भागों से मिलकर बना मान लिया है। तो ये आपका इस तरह आप देख सकते हैं पूरा म्यू नॉट समेशन आई। क्लियर है? ओके। तो PQ QR RS और SP, अब देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश है, तो इसे हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करें, देखो PQ के लिए B डॉट डी एल, इसको पहले खोल देते हैं अपन, PQ B डी एल कॉस थीटा होता है। अब देखो PQ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, अगर यहां भी कोई अपन अल्पांश मानते हैं PQ पर, तो क्षेत्र की दिशा में आएगा, तो cos 0 प्लस QR के लिए B डी एल, देखो QR ऐसे है लंबाई जो B के लंबवत है, तो cos 90 B डी एल cos 90 प्लस RS B डी एल cos, RS क्या है बताओ? 180 हो गया, RS ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया RS, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि बाहर जो पॉइंट होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0, समझ रहे हो? तो यहां तो पूरा ही 0 हो जाएगा ये। RS के लिए मान के लिखूंगा मैं 0, क्योंकि RS वाले पथ के लिए, क्योंकि बाहर पॉइंट है, बाहर कोई क्षेत्र नहीं होता, RS के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? 0 प्लस SP के लिए आप देखेंगे SP, तो लंबाई ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो ये हो गया cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। तो बच्चों आप देखेंगे कि हमारे पास एक ही पद बचेगा, PQ B डी एल, cos 90 0 होता है,
म्यू नॉट समेशन आई। ठीक है, ओके, देख लो यहां तक। तो बी डी एल पी क्यू के लिए हमारे पास आ गया म्यू नॉट समेशन आई। अब देखिए, अब हमें समेशन आई को भी निकालना पड़ेगा, तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी तो कांस्टेंट है, पी क्यू के लिए डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। पी क्यू के लिए डी एल, अब बताओ पी क्यू ये वाला पथ कितनी लंबाई का है, एल लंबाई ली थी अपन ने, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, और इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब आपको निकालना है कि इस बंद पथ में से धारा कितनी गुजरेगी, इस बंद पथ में से धारा कितनी गुजर रही है। आपको पता है जो फेरे आप लेते हो तो हर फेरे में धारा कैपिटल आई होगी, जो भी हम यहाँ फेरे लेंगे उस हर फेरे में धारा क्या होगी, आई। देखो अब हमें निकालना है उस बंद पथ में कितनी धारा गुजरेगी, तो हमें पता है, देखो चूंकि परिनालिका की इकाई लंबाई में, अब वो फेरे निकालने पड़ेंगे, परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन। एकांक लंबाई में फेरे कितने हैं, स्मॉल एन। हमारा जो बंद पथ है वो एल लंबाई का है, इसलिए स्मॉल एल लंबाई वाले बंद पथ में कुल फेरों की संख्या, भाई एकांक लंबाई में कितने फेरे, स्मॉल एन, तो एल लंबाई में कितने फेरे हो गए, एन एल। ठीक है, एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं, तो स्मॉल एल लंबाई में कुल फेरों की संख्या क्या हो गई, एन एल। स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। देखो चूंकि प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कैपिटल आई है, अगर अपन परिनालिका में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हर फेरे में आई धारा तो जाएगी, तो टोटल करंट कितना करंट मिलेगा हमें, इसलिए समेशन आई कितना होगा, वही प्रत्येक फेरे में आई धारा, तो इतने फेरों में एन एल आई, इतने फेरों में क्या हो जाएगा बच्चों, एन एल आई। तो आप इसको रखिए, देखो समीकरण 1 में, अतः समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास परिनालिका की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या मिल गया, म्यू नॉट एन आई। ये हमारा रिलेशन है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई है धारा, तो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। तो ना तो इसकी लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, ना उसकी त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कि परिनालिका के कारण उसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट, इसमें एन क्या होता है, एन अपॉन एल इंटू आई। तो अब दोनों फॉर्म याद रखें, ये होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एल कुल लंबाई है, और कैपिटल एन क्या है, कुल फेरों की संख्या। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। तो परिनालिका के अक्ष पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, ओके, और कुछ देख सकते हैं इसमें अपन, देखो यदि, देखो अभी हमने जो तार लपेटे थे वो निर्वात था वहां पर, अगर अपन माध्यम थोड़ा बदल दें, यदि परिनालिका में किसी क्रोड़ पर, कोई लोहे की क्रोड़ है मान लो, किसी क्रोड़ पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार
यदि परिनालिका में किसी क्रोड़ पर, ठीक है, कोई लोहे की क्रोड़ है, छड़ है कोई, किसी क्रोड़ पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार लपेटे गए हो तो देखिए अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा माध्यम के लिए, Bm बोल दिया मैंने, पहले निर्वात था, अब लोहा यानी माध्यम है कोई, तो Bm इज इक्वल टू पहले आता था म्यू नॉट Ni, तो वो निर्वात की चुंबकशीलता थी, अब क्या आएगा माध्यम की चुंबकशीलता म्यू Ni, जहां म्यू क्या है माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता परमिबिलिटी, ठीक है, म्यू Ni। तो देखिए मान बढ़ा कि घटा, आपको पता है बच्चों, जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता हमने पढ़ा था, ऐसी होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, तो म्यू आर क्या होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की चुंबकशीलता को आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। तो यहां से बच्चों म्यू क्या मिलेगा, म्यू क्या मिलेगा बताओ, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप देखेंगे कि Bm इज इक्वल टू म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर रखूंगा मैं, तो म्यू आर और ये आगे म्यू नॉट Ni, म्यू की जगह क्या रख रहा हूं म्यू नॉट म्यू आर, तो म्यू नॉट म्यू आर Ni। तो हमें पता है कि जो माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र है वो बताओ बढ़ा कि घटा, निर्वात मान मैंने बी माना था तो कितना गुना बढ़ गया म्यू आर गुना बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र होता था वो कितना होता था म्यू नॉट Ni। तो आप देख सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, कितना गुना म्यू आर गुना बढ़ गया। अब बढ़ क्यों जाता है कि जब आपने निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम रखा, कोई लोहे की क्रोड़ रखी, तो उस लोहे की क्रोड़ के कारण में चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा क्योंकि वहां चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो इसके कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात की तुलना में कितना गुना अधिक होता है म्यू आर गुना अधिक होता है। क्लियर है, ओके। और एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स के लिए, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आप ध्यान रखें उसको। देखो मानो परिनालिका सीमित लंबाई की हो, यदि परिनालिका सीमित लंबाई की हो, फाइनाइट लेंथ सीमित लंबाई की हो, यानी इस वाला ये केस ले अपन, ठीक है, ये तो सपोज करो ये पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट, ये इसका सिरा है ए और बी, ठीक है, और ये मानो अक्ष पे कोई पॉइंट है पी, आपने इसको यहां से मिलाया और इसको हमने यहां से मिलाया, ठीक है बच्चों। अब ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, ठीक है, एंगल हम इस तरह ले रहे हैं θ1 और θ2। सीमित लंबाई की परिनालिका हो तो एक सिरे से तो एंगल कितना बन रहा है पी पॉइंट पर θ1 और दूसरे सिरे से कितना एंगल बन रहा है θ2। एंगल ध्यान रखना इस तरह लेंगे, तो उसके लिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू क्या होगा हाफ म्यू नॉट Ni cos θ1 माइनस cos θ2, ये जनरल फॉर्मूला है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र है हाफ म्यू नॉट Ni cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 आप ध्यान रखें इस तरह बना हुआ है, अक्ष से बन रहा है, ठीक है, और θ2 सेम डायरेक्शन लेके चलना अपन को, ये θ1 और ये क्या हो गया बच्चों θ2। तो हाफ म्यू नॉट Ni cos θ1 माइनस cos θ2, तो एक जनरल फॉर्मूला है ये, इसमें अब सारे आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब मान लो इसी वाले फॉर्मूले में हमने क्या करा, हम अनंत लंबाई की बात करें, परिनालिका क्या हो अनंत लंबाई की हो, ठीक है, तो अनंत लंबाई की परिनालिका होगी तो बताओ θ1 कितना होगा θ2 कितना होगा। आप देख रहे हो अनंत लंबाई की परिनालिका, मान लो यहां से लगो यहाँ पॉइंट, ये आएगा इस तरह, तो ऐसे अनंत लंबाई पे पहुंचते 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 कितना हो जाएगा θ1 0, अनंत लंबाई के लिए क्या हो जाएगा θ1 0।
और ये कॉस से लास्ट में जाके बिल्कुल क्या हो जाएगा, सीधी लाइन आ जाएगी। थीटा टू क्या हो जाएगा 180। तो अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए इसी फॉर्मूले से देखें हमारा वाला फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए समझ रहे हो, थीटा 1 तो क्या हो जाएगा 0 और बच्चों थीटा 2 क्या हो जाएगा 180। तो इसे वैल्यू रखो आप इस फॉर्मूले में। तो b इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni, ठीक है, cos थीटा 1 यानी cos 0 माइनस cos 180, cos 0 माइनस cos 180, ठीक है। तो अब देखें कितना आएगा, देखो b इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni, cos 0 कितना 1 माइनस cos 180 माइनस 1 माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कितना आ गया ये म्यू नॉट ni, ठीक है, क्योंकि 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया म्यू नॉट ni, ठीक है। और देख सकते हैं इसी फॉर्मूले से, ये जनरल फॉर्मूला है, किसी एक सिरे की बात करें, किसी एक सिरे पर किसी एक सिरे के लिए बताओ, किसी एक सिरे के लिए, यानी ये हमारी मान लो परिनालिका है और ये इसका एक सिरा है, ए सिरा और बी सिरा, तो हमारा पॉइंट यहां पर है, हमारा पी पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनेगा इससे, अब हो गया सर 90, थीटा 1 तो क्या हो गया 90, और ये कितना बनेगा थीटा 2, बिल्कुल सही जवाब 180। किसी एक सिरे के लिए अब रखो इस फॉर्मूले में, कितना आएगा देखो 1/2 म्यू नॉट ni cos थीटा 1, तो थीटा 1 तो कितना हो गया 90, थीटा 2 कितना 180, तो देखिए क्या बनता है कि b इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni, cos 90 क्या होता है 0 माइनस cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया प्लस। तो आप देखें किसी एक सिरे पर, सिरा पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा हो गया हाफ म्यू नॉट ni, यानी जो अक्ष पर क्षेत्र होगा उसका क्या हो गया बच्चों आधा हो गया। तो जो एक सिरे की बात करें, सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है परिनालिका। नेक्स्ट अगली वीडियो में, थैंक यू।